आपको बुलेटिन में इस वक्त वो खबर हम आपको बताएंगे जो आम आदमी से सरोकार रखती है, जिसको लेकर के अभी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा तमाम जगहों पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, विरोध दर्ज कराया जा रहा है। आगे का एजेंडा में आज वो खबर जो देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है कि अगर 100 मीटर से कम पहाड़ की ऊंचाई है तो उसे अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। अब इसी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली के लोगों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। अखिलेश यादव ने लोगों से अपील की है कि वो अरावली को बचाने की मुहिम से सीधे तौर पर जुड़ें। अखिलेश ने कहा है कि अरावली को बचाना विकल्प नहीं, संकल्प होना चाहिए। अखिलेश यादव ने दिल्ली के नागरिकों को यह खुली चिट्ठी लिखी है और कहा है कि अरावली को बचाने की इस मुहिम में जुड़ना चाहिए सभी को। इस मुहिम से जुड़ने के लिए अखिलेश यादव ने सभी से अपील की है और उन्होंने कहा है अरावली को बचाना हमारे पास विकल्प नहीं बल्कि संकल्प होना चाहिए। अखिलेश यादव की दिल्ली के लोगों को लिखी हुई चिट्ठी ये सामने हम आपको दिखा रहे हैं, अरावली की तस्वीरें। अखिलेश यादव ने चिट्ठी लिखी है, अरावली को बचाना है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, बची रहे जो अरावली, अरावली को बचाना कोई विकल्प नहीं बल्कि यह तो संकल्प होना चाहिए। अखिलेश यादव ने जो दिल्ली के लोगों को खुली चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने ये बात लिखी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, वो कहते हैं बची रहे जो अरावली तो दिल्ली रहे हरी भरी। अखिलेश यादव ने इस गंभीर मुद्दे को उठाया है और जैसा हम आपको बता रहे हैं उन्होंने दिल्ली के लोगों को खुली चिट्ठी लिखी है। अरावली को बचाना कोई विकल्प नहीं है बल्कि ये तो संकल्प है। अखिलेश यादव का कहना है, वो कहते हैं मत भूलिए कि अरावली बचेगी तो ही एनसीआर बच सकेगा। अरावली को बचाना है क्योंकि ये दिल्ली और एनसीआर के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। अरावली ही दिल्ली के ओझल हो चुके तारों को फिर से दिखा सकती है, पर्यावरण को बचा सकती है। अखिलेश यादव ने अपनी चिट्ठी में लिखा है अरावली पर्वतमाला ही दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम कर सकती है और बारिश पानी में अहम भूमिका निभाती है। अखिलेश यादव ने बड़ी बातें लिखी अपनी चिट्ठी में। अरावली को बचाना है, दिल्ली के भविष्य को बचाना है। अखिलेश यादव की चिट्ठी की ये बड़ी बातें मैं आपको बता रहा हूं। बची रहे जो अरावली तो दिल्ली रहे हरी भरी। बड़ी बातें अखिलेश यादव ने चिट्ठी में लिखा है, अरावली को बचाना कोई विकल्प नहीं है बल्कि ये तो संकल्प होना चाहिए। अपील करते हुए दिल्ली के लोगों से अखिलेश यादव, मत भूलिए कि अरावली बचेगी तो ही एनसीआर बच सकेगा। अरावली को बचाना है क्योंकि ये दिल्ली और एनसीआर के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। अखिलेश यादव चिट्ठी में लिखते हैं सड़क पर भी अरावली को बचाने की मुहिम चल रही है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, कल जयपुर में वकील सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया। तस्वीरें देखिए किस तरह से प्रदर्शन किया गया। जयपुर में तमाम वकील सड़क पर उतरे थे। राजस्थान के सिरोही में भी प्रदर्शन किया गया। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जयपुर की, सिरोही की। बीच में आपको हम अरावली रेंजेस की तस्वीरें दिखा रहे हैं। किस तरह से अब लोगों में आक्रोश है, लोग उतर रहे हैं। जयपुर की तस्वीर देखें, सिरोही की तस्वीर देखें, किस तरह से लोग निकले हैं और अरावली को बचाने के लिए प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। ये वकील जमात है जो उतरी है सड़कों पर और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, आप सभी लोगों को मालूम है। 100 मीटर की ऊंचाई के ऊपर ही जो माउंटेन्स होंगे, जो हिल्स होंगे, उनको अब अरावली रेंजेस की जो डेफिनेशन है उसमें माना जाएगा। इसको लेकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। उसके संरक्षण के लिए लोगों के अंदर जागरूकता नजर आ रही है और अब अखिलेश यादव ने भी ये चिट्ठी लिखी है और दिल्ली एनसीआर के लोगों से भी अपील की है कि वो उतरे और संकल्प लें कि अरावली को बचाया जाएगा। ये देखें सामने उत्तर पश्चिम भारत में मौजूद एक पर्वत श्रृंखला है। गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर लंबी अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वत दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान होते हुए गुजरात तक पहुंचता है। कहा जाता है दुनिया की सबसे बड़ी रेंजेस, सबसे पुरानी रेंजेस में से एक, सबसे ऊंची चोटी राजस्थान के माउंट आबू में गुरु शिखर। ये अरावली रेंजेस के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर लंबी
ये रेंज है चंबल, साबरमती, लूनी जैसी अहम नदियों का स्रोत भी यही है। यहीं से ये नदियां निकलती हैं। पर्यावरण के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है ये इससे समझा जा सकता है। सैंडस्टोन हो, चूना, पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट पाया जाता है। यहां से प्रचुर मात्रा में शीशा, जस्ता, तांबा, सोना, टंगस्टन जैसे खनिज पदार्थ हमें अरावली से ही मिलते हैं। तो यह देखा जा सकता है, इसको भली भांति समझा जा सकता है कि कितना बेहद महत्वपूर्ण अरावली रेंजेस है। रेगिस्तान और लू के खिलाफ दीवार के तौर पर काम करता है। कुदरत की बनाई ग्रीन वॉल है एक तरह से अरावली रेंजेस, जो हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा से लेकर के जयपुर तक फैला हुआ है, गुजरात तक माफ कीजिएगा फैला हुआ है 692 किलोमीटर के अरावली रेंजेस। और अब इन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के उस अहम फैसले के बाद जगह जगह लोग इसके संरक्षण के लिए बाहर निकल रहे हैं। भूजल के लिए बहुत अहम है। चट्टानें, बारिश का पानी जमीन में भेजकर भूजल रिचार्ज करा जाता है। कितना महत्वपूर्ण है आप देखिए, सभी जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। क्यों आखिर अरावली रेंजेस को महत्वपूर्ण माना जाता है? रेगिस्तान और लू के खिलाफ दीवार है। पहाड़ियां, जंगल, धूल, भारी आंधियों को रोकता है अरावली रेंजेस। इस वजह से इसको लेकर के अब लोग सड़कों पर उतरे हैं और संरक्षण के लिए बड़ी संख्या में जगह जगह पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लोगों से अरावली को बचाने की अपील कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा है कि अरावली कोई मामूली पहाड़ी नहीं है, बल्कि कुदरत की बनाई ग्रीन वॉल है। यथार्थ रेगिस्तान की रेत और गर्म हवाओं, जिसे हम लू कहते हैं, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उपजाऊ मैदानों की ओर बढ़ने से इन्हें रोकती है। अगर छोटी पहाड़ियां, जिन्हें गैपिंग एरियाज कहा जाता है, खनन के लिए खुल गई तो रेगिस्तान हमारे दरवाजे तक आ जाएगा और गर्म हवाएं तापमान को बढ़ा देंगी। अशोक गहलोत कहते हैं ये पहाड़ियां और यहां के जंगल एनसीआर और आसपास के शहरों के फेफड़ों यानी लंग्स की तरह काम करते हैं। गहलोत आगे कहते हैं ये धूल भरी आंधियों को रोकते हैं और जानलेवा प्रदूषण को कम करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। अरावली हमारे लिए पानी का मुख्य रिचार्ज जोन भी है। अरावली की चट्टानें बारिश के पानी को जमीन के भीतर भेजकर भूजल रिचार्ज करती हैं। अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा अरावली को बचाने के लिए, वो हमने सुना। अब अहमद बिलाल मेरे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। बिलाल, अरावली को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जिस तरह से अपील की जा रही है, अशोक गहलोत, अखिलेश यादव, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, ताजा हालात क्या हैं आप बताएं। क्या आप देख रहे हैं कि लोगों में आक्रोश है, लोग चाहते हैं इस फैसले को रिव्यू किया जाए? बिलाल, बिल्कुल, देखिए आशीष, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ये पर्यावरण मंत्रालय की ओर से ये जो सिफारिश है वो मानी थी। और इसके बाद से लगातार पिछले 1 महीने से, चाहे सड़कों की बात कर लें या फिर सोशल मीडिया की बात कर लें, अरावली रेंज की जो नई परिभाषा दी गई है इसको लेकर के विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। सड़कों पर लोग जो है वो तख्तियाँ लेकर के तो प्रदर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आपको बता दूँ कि सेव अरावली हिल्स के नाम से जो कैंपेन है वो भी चलाया जा रहा है और ये ट्रेंड जो है वो सोशल मीडिया पे कराया जा रहा है। लेकिन जितने पर्यावरणविदों से मैंने बात करी है उनका साफ तौर पर एक लाइन में उन्होंने इस फैसले को ये बताया है कि ये अरावली हिल्स के लिए तो डेथ वारंट है ही, इसके अलावा जो इंडो गंगा के जो मैदानी इलाके हैं, जो जहां पे अरावली हिल्स जिन राज्यों की, चाहे आप जैसा कि आपने बताया कि 700 किलोमीटर की रेंज है, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली से लेकर के जो राज्यों तक अरावली हिल्स की जो श्रृंखला एक तरीके से मानी जाती है, इन राज्यों को रेगिस्तान बनाने में से रोकने में जो अरावली हिल्स है वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप बने रहिएगा मेरे साथ, मैं आता हूं आपके पास। दर्शकों को बताना जरूरी है, इससे संबंधित और जानकारियां देनी, उसके बाद मैं आता हूं। अरावली पर संकट क्यों है ये पहले आपको बता देते हैं। ऊंचाई की सीमा तय किए जाने से अस्तित्व पर संकट है। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सिफारिश मान ली थी। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सिफारिश मानी। सिर्फ 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ को ही अरावली पर्वत माना जाएगा। परिभाषा बदल दी गई।
20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की सिफारिश मानी, जो हम आपको बता रहे हैं। 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली संरचना अरावली का हिस्सा ही नहीं होगी, यह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। सिर्फ 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ को ही अरावली पर्वत माना जाएगा, यानी 90% पहाड़ियां अरावली का हिस्सा ही नहीं होंगी। अवैध खनन का खतरा बढ़ जाएगा। इन्हीं बातों को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है। बिलाल, अभी आप बता रहे थे, जो मैं आपसे बात भी कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि 100 मीटर से ऊपर जो पहाड़ी होंगी परिभाषा में वही अरावली रेंजेस होंगे, तो सवाल तो यही उठता है ना, तो अवैध खनन जो आप रोकना चाह रहे थे वो तो और बढ़ता जाएगा। एक बात और पूछना चाहता हूं, ये केंद्र सरकार ने ऐसी सिफारिश कर कैसे दी? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की जो सिफारिश है और जो सुप्रीम कोर्ट ने माना है, इसके पीछे जो एक लॉजिक दिखाई देता है वो यही लॉजिक दिखाई देता है कि जिन चार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर के अरावली रेंज जो है वो गुजरती है, इन चारों राज्यों में अरावली के अंदर जो खनन है या फिर स्टोन क्रशिंग जिसको कहते हैं, इसको लेकर के अलग अलग नियम है। इस नियम को एक समान करने के लिए इन चारों राज्यों में पर्यावरण मंत्रालय की ओर से ये सिफारिश जो है वो जरूर की गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है कि जो, जैसा कि आप बता रहे थे, कि 100 मीटर या फिर उससे ज्यादा मीटर की जो ऊंचाई होगी अरावली रेंज होगी, उसको ही अरावली रेंज जो है वो माना जाएगा। लेकिन बिलाल बने रहिए, आ रहा हूं आपके पास वापस आता हूं। बहुत जरूरी जानकारियां आप दे रहे हैं, लोगों को जानना बहुत जरूरी है। अरावली को बचाने के लिए लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुग्राम की तस्वीर दिखाते हैं। गुरुग्राम में कल हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के आवास पर लोगों ने प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राव नरबीर सिंह के घर पर प्रदर्शन हुआ है। दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाके से लोग प्रदर्शन करने के लिए गुरुग्राम पहुंचे थे। ये तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से लोग इकट्ठा होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम में लोग पहुंचे थे प्रदर्शन करने के लिए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया अरावली को बचाने के लिए। जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, लोगों में इस बात को लेकर के नाराजगी है कि ऐसा फैसला आखिर क्यों। ये सामने तस्वीरें हैं आपके, जो लोग वहां पर इकट्ठा हुए, कई जगहों से वहां पर पहुंचे थे और गुरुग्राम में बाकायदा हरियाणा के मंत्री के घर के बाहर पहुंच करके प्रदर्शन किया जा रहा है। हम आपको बता रहे हैं लगातार 692 किलोमीटर लंबा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, 4-5 राज्यों को कवर करती है ये अरावली रेंजेस, और इसीलिए वहां पर जो नागरिक हैं, माफ कीजिएगा, उन लोगों ने वहां पर इकट्ठा होकर के, देखिए छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, मर्द, पुरुष, ये सभी लोग वहां से इकट्ठा होकर अपना विरोध दर्ज कराते हुए हाथों में प्लेकार्ड लेकर के। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीति अब गर्म हो गई है। राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी पर हमला कर रही है। वहीं बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अरावली से कोई छेड़छाड़ तो हम भी नहीं चाहते। कोर्ट के फैसले की समीक्षा की जाएगी। अरावली राजस्थान की लाइफलाइन है। रेगिस्तान को रोकने का काम अरावली करती है। वर्षा जब होती है, उसके पानी को रिचार्ज करने का, जमीन के अंदर ले जाने का काम ये अरावली करती है। लू से बचाने का काम ये अरावली करती है। और ये तो वैज्ञानिकों ने भी माना है, अगर ये अरावली नहीं होती तो पूरा दिल्ली तक जो है पूरा इलाका रेगिस्तान बन चुका हो। बड़े देश इसको लेकर बड़े चिंतित हैं, लेकिन हम जो है, हम चिंतित नहीं है। हमें कोई चिंता नहीं है कि अरावली को किस प्रकार से बचाया जाए। आज केंद्र सरकार ने ये सिफारिश भेजी कि 100 मीटर से जो कम ऊंचाई की पहाड़ियां हैं उनको माइंस के लिए खोल दिया जाए। तो ये सिर्फ अपने उद्योगपति मित्र उनको फायदा देने के लिए, बीजेपी के जो लोग हैं उनको फायदा देने के लिए किया जा रहा है। सरकार कभी भी नहीं करेगी ऐसा काम। हमें पर्वत श्रेणियां बचानी है, हम बचाने का काम करेंगे। हम पर्यावरण का भी पूरा सावधानी रख रहे हैं और जहां कोर्ट का निर्णय है उसकी विवेचना करने के बाद ही कोई फैसला दिया जाता है। अभी तक जल्दबाजी कर रहे हैं गहलोत साहब। मैं सोचता हूं कि इतना उतावलापन ठीक नहीं है। उनको कहो उतावलापन नहीं करे, उसकी विवेचना करे, समझे, करे, उसके बाद सकारात्मक भूमिका निभाए। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने के बाद से लगातार नई रणनीति पर काम कर रही है। इसी कड़ी में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ बीजेपी राज्य मुख्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई है। और अब आज बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पार्टी की बैठक लेने वाले हैं। बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, आज पंकज चौधरी बीजेपी के उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष आज महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ बीजेपी के राज्य मुख्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई थी और आज पंकज चौधरी एक और अहम बैठक करने वाले हैं। इसके पहले कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में लखनऊ में संगठन और सरकार के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन, समन्वय को लेकर एक अहम बैठक संपन्न हुई थी। बैठक में जेपी नड्डा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी SIR पर उन्होंने जोर दिया। कल करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक को 2027 विधानसभा चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कल हुई बैठक में SIR के अलावा स्नातक चुनाव, पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव की भी रणनीति बनाई गई। ये देखिए ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे स्वागत किया जा रहा है नए अध्यक्ष का। हम आपको बता रहे थे आज ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। तस्वीरों में आप ये देखें ब्रजेश पाठक भी नजर आ रहे हैं। बैठक की शुरुआत होने वाली है। बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष आज बैठक करेंगे। ये प्रदेश कार्यालय की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिख रहे हैं। 11:30 बजे बैठक है। बैठक में SIR को लेकर के चर्चा होनी है। बैठक शुरू हो चुकी है। हम आपको बता दें मीटिंग की तस्वीरें। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी बैठक ले रहे हैं और ये बैठक की ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं। बैठक हो रही है, देखिए किस तरह से स्वागत किया गया। पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तालियां बजाते नजर आ रहे हैं, किस तरह से उनका स्वागत किया गया। लखनऊ चलते हैं सीधे मेरे सहयोगी नीतीश के पास। नीतीश, ये अहम बैठक आज नए अध्यक्ष ले रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद है, जरा बताएं इस बैठक के बारे में। कल की बैठक के बारे में तो हमने जानकारी दी, SIR को लेकर के चर्चा हो रही है, आगे आने वाले चुनाव को लेकर के तैयारी की एक तरह से शुरुआत माने। जी निश्चित तौर पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला और इसके बीच में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आगमन हुआ तो इस मौके पर अगर बात करें तो खास एक बैठक आयोजित हुई। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर यह बैठक आयोजित हुई। लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का समय सभी बैठे रहे। दोनों डिप्टी CM रहे, इसके अलावा संगठन के जो सभी पदाधिकारी थे वो मौजूद थे, CM योगी मौजूद थे और जो संगठन और सरकार के बीच समन्वय की बात हुई वो हुई। इसके अलावा अगर बात करें खासतौर पर तो जो आने वाला चुनाव है, जैसे स्नातक चुनाव है, पंचायत चुनाव है और 2027 का चुनाव है, उसको लेकर किस तरह की रणनीति पर काम किया जाए, इस पर चर्चा हुई। और इसके साथ ही अगर बात करें तो SIR की प्रक्रिया को किस तरह से पूरा किया जाए, इस पर चर्चा हुई। और आज आपको बता दूं कि लगभग 12 बजे का समय है, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक संगठन की बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में भी जो जानकारी है, दोनों डिप्टी CM मौजूद रहेंगे, CM योगी मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मौजूद रहेंगे। और इस बैठक में अगर बात करें तो BLA जो खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल एजेंट बनाए गए हैं उनको बुलाया गया है, सांसदों को बुलाया गया है, विधायकों को बुलाया गया है, संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद रहने वाले हैं। तो ये बड़ी बैठक 12 बजे का समय बताया जा रहा है। और राजनीतिक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ नीतीश, आप बेहतर उस बारे में बता पाएंगे। लोगों में बड़ी दिलचस्पी भी होगी। बड़ा सुना जाता था, ये कहा जाता था कि अपने जब भी प्रचार पे भी निकलते थे, रैलियों में निकलते थे, पोस्टर्स में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तस्वीरें नहीं लगाते थे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ये जो बैठक हो रही है इसको इस नजरिए से देखना भी बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है कि दोनों के बीच में आने वाले समय में समन्वय कैसा रहेगा? देखिए, समन्वय की बात जिस तरह से जब प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले थे पंकज चौधरी तो तमाम बातें सामने आई थी। ये आई थी कि CM योगी और इनके बीच थोड़ी दूरियां हैं, राजनीतिक दूरियां हैं, मन की भी दूरियां हैं। लेकिन उसके एक दिन पहले जो एक संदेश दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी और संगठन के जो शीर्ष नेतृत्व है उसके द्वारा जो संदेश दिया जाता है वो साफ तौर पर कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के बीच चला जाता है। और जैसा कि आप भी बता रहे हैं, हाँ ये बात है कि लगातार ये संदेश देने का प्रयास है कि संगठन और सरकार के बीच कहीं कोई मतभेद नहीं है, संगठन और सरकार के बीच कोई दूरी नहीं है। जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी शिद्दत के साथ SIR प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। और कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले CM योगी ने भी ये बात कही थी
कि जो SIR की प्रक्रिया है उसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो योगदान करें और इसके साथ ही जो मतदाता है उनका पूरा का पूरा उपयोग किया जाए। और इसके साथ ही जो बात सामने आई थी कि किस तरह से मतदाताओं की संख्या जो है वो कम हुई है, तो इन सब पे ध्यान देने के लिए आज ये बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी SIR की प्रक्रिया को और भी तेज करती हुई नजर आएगी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पहुंचे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तीसरी बैठक, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जिसपे सभी की नजर है, हर लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक साथ कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। पिछले 24 घंटों में पूरे उत्तर प्रदेश में बदमाशों का एनकाउंटर किया गया है। बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से, यह कार्रवाई ऑपरेशन लंगड़ा के तहत की गई है। बलिया, सहारनपुर और बुलंदशहर में एनकाउंटर्स किए गए हैं। सहारनपुर में उत्तर प्रदेश STF की बड़ी कार्रवाई की गई है। 50,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में मारा गया, घायल कर दिया गया, माफ कीजिएगा। बुलंदशहर में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़, 50,000 का इनामी बदमाश जुबैर मारा गया। एक पिस्टल, 30 कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बड़ी कार्रवाई की गई है उत्तर प्रदेश में। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक साथ कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया। फिर से बता दूं आपको, पिछले 24 घंटों में पूरे उत्तर प्रदेश में बदमाशों का एनकाउंटर किया गया है। यह कार्रवाई ऑपरेशन लंगड़ा के तहत की गई। इस खबर पे भी मेरे साथ नीतीश है। नीतीश, जरा इस खबर के बारे में बताएं। बलिया, सहारनपुर, बुलंदशहर, एक के बाद एक एनकाउंटर्स, बड़ी कार्रवाई। देखिए, आज जिस तरह से रविवार का दिन है और रविवार की जब सुबह होती है तो एक सूचना सामने आती है कि रात के अंधेरे में जो बदमाश है उन पर पूरी तरह से जो यूपी पुलिस है वो नकेल कसती हुई नजर आई। और जब बदमाशों ने खुद को बचाने के लिए पुलिस पर फायर झोंका तो उसका जवाब दिया। और उस जवाबी कार्रवाई में अगर बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में लगभग 50,000 का जो इनामी बदमाश था उसको ढेर कर दिया गया है। इसके अलावा सहारनपुर का एक बदमाश था जो कि लखनऊ के थोड़ी सी दूरी पर अगर जो सुल्तानपुर जनपद है वहां का रहने वाला बताया जा रहा है, उसको STF ने पकड़ लिया है। और इन दोनों बदमाशों को, और इसके अलावा अगर कहे तो बलिया में भी एक तस्वीर देखने को मिली है। तो आज का जो रविवार है, आज के दिन साफ तौर पर यह संदेश देने का भी प्रयास है यूपी पुलिस और STF द्वारा कि आप इस पूरे खाकी के साए में महफूज है, बदमाशों की चलने वाली नहीं है। और आपको बता दें कि जो ये इनामी बदमाश थे इन पर मुकदमे संगीन धाराओं में दर्ज थे। बुलंदशहर के बदमाश की बात करें तो इस पर भी हत्या और लूट के कई मुकदमे दर्ज थे। और इसके अलावा जो सहारनपुर में STF ने जो बदमाश पकड़ा है उस पर भी जो संगीन मुकदमे है, डकैती और इसके साथ ही लूट के तमाम मुकदमे दर्ज थे। और ये सूचना भी थी सहारनपुर वाला जो बदमाश था कि ये सूचना थी कि वो पंजाब के पास, इसके अलावा अगर बात करें तो वहां से आकर सहारनपुर में बड़ी घटना को अंजाम देने वाला, बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे ये बदमाश। और उनके खिलाफ एक नहीं, दो नहीं, कई जगहों पर उत्तर प्रदेश पुलिस की बड़ी कार्रवाई। देश में इन दिनों हिजाब पर हंगामा बेहिसाब है। हंगामे का आगाज हफ्ते की शुरुआत के साथ हुआ जब पटना में यूनानी डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चेहरे से नीचे कर दिया था। इस हंगामे का अंजाम क्या होगा अभी मालूम तो नहीं है। फिलहाल अब तक नुसरत परवीन ने बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन नहीं की है। वो ज्वाइन करेंगी या नहीं ये भी अभी पता नहीं है। इस बीच उन्हें झारखंड सरकार से 3 लाख रुपए महीने की नौकरी का ऑफर भी मिल गया है। अब ये ऑफर उन्हें कबूल होगा या फिर पटना के सरकारी अस्पताल में ही वो 32,000 रुपए महीने वाली नौकरी ज्वाइन करेंगी, इसके जवाब का फिलहाल इंतजार है। इस बीच बिहार सरकार ने आयुष डॉक्टरों की ज्वाइनिंग डेट 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। क्या इस बीच विवाद का अंत हो जाएगा या फिर हिजाब का हिसाब अभी बाकी है? नुसरत परवीन नीतीश कुमार है धार्मिक पहचान पर हमला बंद करो। सांप्रदायिक हिजाब बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि वो हमारी आइडेंटिटी है, वो हमारी पहचान है। हर एक लड़की वो चाहे से पल्लू लेके काम करे या हिजाब पहन के काम करे या स्कर्ट पहन के काम करे, वो उसका चॉइस। हमारी एक पहचान है, हमारी पहचान हमसे हटाई ना जाए।
हिजाब पर मचे इस राष्ट्रव्यापी हंगामे के केंद्र में हैं दो किरदार, एक नीतीश कुमार और दूसरी यूनानी डॉक्टर नुसरत परवीन, जो बिहार के नवनियुक्त 685 आयुष डॉक्टरों में से वो खुशकिस्मत हैं जिन्हें 15 दिसंबर को खुद मुख्यमंत्री के हाथ से ज्वाइनिंग लेटर मिला। लेकिन फोटोग्राफी के दौरान नीतीश कुमार ने नुसरत का हिजाब खींच दिया और मच गया अखिल भारतीय बवाल। नुसरत की पोस्टिंग पटना जिले के सबलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुई है। उनके ज्वाइनिंग की अंतिम तारीख 20 दिसंबर थी। नियम के मुताबिक नुसरत को सबसे पहले पटना सिविल सर्जन ऑफिस में पहुंचना था, लेकिन वो पहुंची नहीं। ज्वाइनिंग का हम लोगों को जो मालूम है, लास्ट डेट आज है 20 तारीख को। अब उनके ज्वाइन करने पर तो हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन 2 बजे तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। हम चाहते हैं वो आए, ज्वाइन करें, नौकरी करें। क्यों नहीं करेंगे नौकरी? पढ़ाई की है उन्होंने मेडिकल साइंस, तो ज्वाइन तो करना ही चाहिए। नुसरत का इंतजार सबलपुर पीएचसी में भी है, क्योंकि यहाँ ज्वाइन करने वाले नए डॉक्टरों की लिस्ट में उनका भी नाम है। एक लिस्ट आया है जिसमें उनका नाम है। पहले वो डीएचएस में ज्वाइन करेंगे, जिला स्वास्थ्य समिति सिविल सर्जन ऑफिस में ज्वाइन करेंगे, उसके बाद मेरे यहाँ आने की संभावना है, लेकिन आज वो आएंगे कि नहीं ये कोई जानकारी नहीं। नुसरत पटना के गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज और हॉस्पिटल से पीजी की पढ़ाई कर रही हैं। वहां के प्रिंसिपल ने शुक्रवार को दावा किया था कि वो 20 दिसंबर को नौकरी ज्वाइन करेंगे। उनकी ही बैचमेट हैं बिल्किस परवीन, तो उससे मेरी बातें हुई। वो आई भी थी अभी यहाँ पे, तो बोले कि सर वो कल नौकरी ज्वाइन करने जा रही है पटना सदर। बोला कि नहीं, हम लोग जो है कि बहुत खुश हैं, वो कहीं से कोई हम लोग सदमे में नहीं हैं और ज्वाइनिंग होगी। इससे पहले खबर थी कि हिजाब कांड से नुसरत सदमे में है। वो पटना छोड़कर कोलकाता अपने परिवार के पास चली गई है, लेकिन पटना के जिस कॉलेज से वो यूनानी से पीजी की पढ़ाई कर रही है, वहां के प्रिंसिपल ने नाराजगी की खबरों को खारिज किया था। क्या नुसरत परवीन वाकई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज हैं? क्या सचमुच सीएम के हिजाब छूने से नुसरत इस कदर दुखी हैं कि सरकारी नौकरी ठुकराने का फैसला ले लिया है? इन सवालों के जवाब खुद नुसरत को ही देने हैं, लेकिन अब तक वो सामने नहीं आई हैं। हिजाब विवाद में एंगल महिला और मुसलमान दोनों हैं। ऐसे में हर कोई माइलेज लेने की कोशिश में है। झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने तो नुसरत को मनचाही पोस्टिंग और मनमानी सैलरी का ऑफर तक दे दिया है। वैसी बच्ची अगर झारखंड आती है तो मैं वेलकम करता हूँ। मैं उसको सरकारी नौकरी दूंगा, मनचाहा पोस्टिंग दूंगा, 3 लाख रुपया सैलरी दूंगा मैं, और सरकारी फ्लैट दूंगा, अच्छा वातावरण दूंगा, अच्छा माहौल दूंगा। यहाँ जात पात नहीं करने देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नुसरत को झारखंड के मंत्री का ये ऑफर पसंद आ गया है, इसलिए उन्होंने पटना में ज्वाइनिंग नहीं की है। हिजाब के नाम पर सियासी आग की चिंगारी पटना से दिल्ली तक सुलग रही है। तस्वीर दिल्ली के तुर्कमान गेट की है, जहां आम आदमी पार्टी के विधायक आले मोहम्मद इकबाल की अगुवाई में बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई, फिर पुतला दहन भी हुआ। पटना, लखनऊ, दिल्ली और श्रीनगर में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। नुसरत के पक्ष में खड़े लोग और संगठन नीतीश कुमार के रवैये को महिला और मुस्लिम विरोधी ही नहीं, बल्कि पहनावे के अधिकार पर भी चोट करार दे रहे हैं। डॉक्टर नुसरत की हिमायत और नीतीश कुमार की मुखालफत में सियासी शोर चरम पर है। हर कोई बिहार के मुख्यमंत्री से माफी मांगने की अपील कर रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी उन्हें प्रायश्चित कर विवाद का अंत करने की सलाह दी है। जगह जगह पुलिस थानों में नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायतें दी जा रही हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग हो रही है। लखनऊ के थाने में समाजवादी पार्टी की नेता और मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा शिकायत दे चुकी हैं। श्रीनगर में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी थाने में लिखित शिकायत सौंप चुकी हैं। कश्मीर में तो मजहबी से लेकर सियासी रहनुमा तक हिजाब की हिमायत में बेहद मुखर हैं। ऐसे लड़की को बेनकाब करना इज नॉट डन। ये अब दूसरा इनका आर्ग्यूमेंट बन गया और मैं इनको बता रही हूँ, अगर आपने हमारी मुसलमान माए बहनों का नकाब अगली बार छुआ तो हम आपको खुद सेट कर देंगे। जो हम मुसलमान औरतें हैं, सिर्फ औरत पे भी इस तरह हाथ उठाना या उनके कपड़ों को छेड़ना, ये कहाँ पे सही है? क्या आप ये करते? नहीं, मैं कभी ये नहीं करता। तो उन्हें क्या जरूरत महसूस हुई कि किसी औरत के कपड़ों पे वो हाथ लगाए? इन सब के बीच आग में घी डालने जैसा काम उन बयानों ने भी किया है, जिनमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की ओर से हिजाब कांड से नाराज डॉक्टर नुसरत के नौकरी नहीं ज्वाइन करने पर उन्हें जहन्नुम में जाने की नसीहत दे दी गई। नीतीश कुमार ने सही किया, नीतीश कुमार ने सही किया। लड़की कह रही है कि अब नौकरी रिफ्यूज कर दी उसने। वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए, जहन्नुम में जाए। तो यूपी सरकार में निषाद पार्टी के मंत्री संजय निषाद ने मर्यादा की लक्ष्मण रेखा ही लांघ दी। आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता।
विवाद बढ़ा तो संजय निषाद ने सफाई में पारंपरिक लाइन दोहराई। कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, लेकिन विपक्षी दल और खासकर मुस्लिम नेता गिरिराज सिंह और संजय निषाद पर आग बबूला हैं। जो गिरिराज सिंह जैसे जो बीजेपी के लीडर हैं, वो यहाँ कौरव राज बनाना चाहते हैं। राम राज नहीं, कौरव राज, जिसमें कौरवों ने द्रौपदी का बड़ी महफिल में कपड़े उतारे दिए थे। इम्तियाज जलील का जवाब सुन, तू उत्तर प्रदेश का मंत्री होगा, अगर तू ये समझ रहा है कि तू मेरी बच्ची को कहीं हाथ लगा देगा और हम खामोश बैठेंगे, अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम। देश के अलग अलग शहरों के तमाम थानों में नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अर्जियां दी गई हैं, तो अब बिहार में मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट में मुख्यमंत्री नीतीश और यूपी के मंत्री संजय निषाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की शिकायत दी गई है। नुसरत परवीन के हिजाब को नीचे करने पर लोगों की राय बटी हुई है। एक पक्ष का मानना है कि नीतीश कुमार का इरादा कतई गलत नहीं था, उन्होंने सिर्फ अच्छी तस्वीर की खातिर नुसरत का हिजाब नीचे किया, जबकि दूसरा पक्ष मुख्यमंत्री के इरादे पर सवाल उठा रहा है। ऐसे लोग इसे मुस्लिम महिला की अस्मिता पर चोट बता रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो ये कि नीतीश कुमार खुद सामने आकर विवाद का अंत तुरंत क्यों नहीं कर देते। वो हंगामे के इस अध्याय पर पूर्ण विराम क्यों खुद ही नहीं लगा देते। क्या नीतीश कुमार को मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ेगा? यह अदालत को तय करना है, या बिहार के मुख्यमंत्री हिजाब कांड पर अफसोस जताकर हंगामे की आग बुझा देंगे। इस पर फैसला नीतीश कुमार को ही लेना है। इन सबके बीच जेडीयू अपने नेता के बचाव में जुटी है। आवाज को सुनने के लिए अगर उन्होंने कुछ किया तो ये इसको इतना मनफी बना करके पेश करना मेरे ख्याल से सही नहीं। नीतीश कुमार वो हैं जिन्होंने जब हिजाब का मामला गरमाया कर्नाटका से और पूरे हिंदुस्तान में मामला छिड़ा, तो नीतीश कुमार ही आगे आकर के बोलने वाले थे कि हिजाब एक शनाख्त है और जो लड़कियां हिजाब में स्कूल जाना चाहे उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। इस विवाद पर बहस के दो पहलू हैं। पहला, क्या हिजाब की पैरोकारी जायज है, और दूसरा, क्या नीतीश कुमार ने जो किया वो नाजायज है। पहले आप हिजाब पसंद महिलाओं की रायशुमारी सुनिए, जो एबीपी न्यूज ने देश के 4 शहरों में की है। कोई गले में डोरी डालते, कोई तिलक लगाते, तो हम किसी के बारे में बात करते क्या? तो उसी हिसाब से आप हिजाब के बारे में सियासत नहीं करना चाहिए। हम हिजाब में रह के हम जॉब कर रहे हैं, ग्रेजुएशन है, स्टाफ नर्स है, हमको कोई ऐसा नहीं है कि किसी का दबाव में आके हम हिजाब पहने ना। माशरे से है, ये हमारी खुद की मर्जी है। वो कंफर्टेबल उस चीज को कर रही है, उस वर्क को कर रही है, तो उसका चॉइस। बिना परमिशन किसी गर्ल को टच नहीं कर सकते। अनिवार्यता ना हो, बट ये भी ना हो कि अगर जिसने पहना है तो उसका खींच खींच कर उतार दें आप, या उसे जलील करें, या उसे बेइज्जत करें उसको लेकर, या उसे ये दिखाएं कि तुम्हारा समाज बहुत बैकवर्ड है, क्यों पहन रखा है इसे। हिंदू मजहब की महिलाएं जो है वो पर्दा करती हैं, मुसलमान महिलाएं जो हम वो हिजाब पहनती है, इसमें कोई दबाव नहीं है। हर बार मुख्यमंत्री हम ही लोग को टारगेट क्यों मुसलमान लोग को बनाते हैं? ये गलत है, नहीं बनाना चाहिए। कोई यही नहीं है, माफी मांगना ही पड़ेगा। ऐसा तो कोई यही नहीं कि माफी नहीं मांगेगा चल जाएगा, बिना माफी का कोई उपाय नहीं। ये मुस्लिम महिलाएं हिजाब की वकालत और नीतीश कुमार के विरोध में खड़ी हैं, लेकिन बिहार में बीजेपी के मुस्लिम चेहरे दानिश इकबाल सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पर पाबंदी लगाने की मांग पर कायम हैं। काले कपड़े को पूरी तरह से चेहरा को ढक देता है, किसी व्यक्ति के आइडेंटिटी को समाप्त कर देता है, उसके कारण उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, उसके कारण वो अपनी इच्छा शक्ति प्रकट नहीं कर सकती वो महिला। सार्वजनिक स्थान पर किसी भी नौकरी हो, सार्वजनिक स्थान हो, मतदान करने की प्रक्रिया हो, इन सभी जगहों पर मुस्लिम महिलाओं के चेहरे खुले होने चाहिए। इस मांग पर आरजेडी भड़क गई है, तो जेडीयू भी अपने सहयोगी पार्टी के नेता की मांग के खिलाफ है। अब भारतीय जनता पार्टी की चले तो क्या क्या करें। भारतीय जनता पार्टी तो संविधान की कसम खाती है और संविधान की धज्जियां उड़ाती है। से माफी की मांग विपक्ष कर रहा है। किस बात के लिए? पैगंबर की ख्वाहिश हमने पूरा किया है। इस्लाम धर्म में पैगंबर की ख्वाहिश थी शराबबंदी, नशा, हमने पूरा किया। कहते हैं ना, वादी कश्मीर जन्नत का नजारा। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। उत्तर भारत में सर्दी अब धीरे धीरे सताने लगी है, कई इलाके कोहरे की चपेट में हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है।
लद्दाख और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और सोनमर्ग में हुई बर्फबारी से चारों ओर बर्फ की चादर बिछ गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जहां तक नजर जाती है बर्फ और सिर्फ बर्फ की चादर दिखाई देती। इस बर्फबारी से ठंड और बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और बर्फबारी होने की चेतावनी भी दी है। ये द्रास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से सफेद चादर में पूरी तरह से लिपटी हुई ये स्नोफॉल जो वहां पर हुआ है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें हैं ये गुलमर्ग की तस्वीरें, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक इकट्ठा होते हैं। देखें पूरी की पूरी बर्फ की चादर से गुलमर्ग ढका हुआ, बेहद खूबसूरत। ये सोनमर्ग की तस्वीरें हैं, गुलमर्ग की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब ये सोनमर्ग की तस्वीरें, जम्मू कश्मीर लद्दाख में किस तरह से बर्फबारी हो रही है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में कोहरे और ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में शीतलहर की वजह से कई इलाकों में तापमान में गिरावट देखी गई है। इसी वजह से लोगों को कड़ाके वाली ठंड का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों को सड़कों पर चलना भी मुश्किल हो गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।